दोस्तों नमस्कार। राजनीति बदल रही है, जरा इसे पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर विपक्ष के कुल घोटाले की रकम 20 लाख करोड़ की है और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जुबान पर समूचे विपक्ष के घोटाले की रकम 21 लाख करोड़ की है। प्रधानमंत्री की जुबान पर इस गारंटी के साथ शब्द उभर रहे हैं कि समूचे विपक्ष में जो भी घोटालेबाज हैं जेल के पीछे डालने की गारंटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री एक बार और जीत जाए तब इन सब को जेल के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। दोनों की बातों को लेकर कोई भ्रम पैदा ना हो, इस बात को लेकर आप कहीं यह ना सोचने लगे जरा सी गलती ही तो हुई है। सवाल पहली बार यह नहीं है। सवाल यह है कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस बिसात को हर चुनाव के वक्त बिछाया, पहली बार उसके दांव उल्टे पड़ रहे हैं। एक एक करके अपनी बिसात के दायरे में सिर्फ खुद को ही खड़ा किया, कभी किसी को सामने खड़े होने नहीं दिया। और विपक्ष का कोई नेता क्या मायने रखता है, वो कोई मायने रखता ही नहीं है। शायद इसीलिए कभी भी अमित शाह के भाषण में आपने नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नेता है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। लेकिन पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के भीतर चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी जुबान फिसल रही है या उनके दिमाग में यह बात धर कर गई है कि 2024 में कुर्सी चली तो नहीं जाएगी, और कुर्सी अगर चली जाएगी तब क्या होगा। तो तब क्या होगा कि परिस्थितियों को वो बताने में जुट गए हैं। लेकिन उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी, जिसे लेकर ना जाने किन किन शब्दों के अलंकार से उन्हें अनुग्रहित किया गया, वो अलंकार वाले शब्द इस दौर में गायब हो चले हैं। कल तक जिक्र पप्पू के नाम से होता था, लेकिन इस दौर में समूची राजनीति का एजेंडा और कोई नहीं, राहुल गांधी इस देश में मत रहे हैं और बीजेपी को उसके पीछे चलना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा है कि संगठन को नए सिरे से मत डालिए। सरकार के भीतर हड़कंप मची है कि दरअसल किसी भी हालत में समूचे मंत्रिमंडल को फेंट डालिए, नए तरीके से नई तस्वीर सामने लेकर आइए, जिसमें बीजेपी में कोई ना मिले तो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनके जरिए ही इस दौर में सियासत साधने का हुनर पैदा कर लीजिए, अन्यथा 2024 में हार तय है। यह हार तय है का मामला दरअसल आरएसएस के भीतर से भी निकल रहा है, क्योंकि आरएसएस यह मान चुकी है अब यह चेहरा और सिर्फ चेहरे के बदौलत जीत नहीं मिलेगी। तो क्या अमित शाह भी यह सोचने लगे हैं? और पहली बार जब वह उदयपुर में भाषण देते देते यह कहने से नहीं चूके कि दरअसल प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बन जाएं तो क्या होगा। यानी इससे पहले कोई नाम जुबान पर आता नहीं था, लेकिन नाम जुबान पर आया तो किस तरीके से आया, हमें लगता है आज पहले उसको आपको सुनना चाहिए। तो पहले जरा सुनिए। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? क्या आपने यह कल्पना की थी कि 2019 में ऐसा भाषण किसी ने दिया था? क्या आपने सोचा भी होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी को लेकर किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या आपने यह भी सोचा होगा कि एक के बाद एक सिर्फ राहुल गांधी ही इस दौर में सरकार के निशाने पर क्यों है? बीजेपी के निशाने पर क्यों है? बीजेपी के आईटी सेल के निशाने पर क्यों है? और राहुल गांधी का नाम जुबान पर आते ही पहली बार अगर प्रधानमंत्री पद और राहुल गांधी एक साथ दिखाई देने लगे हों और इस बात का जिक्र रैलियों में देश के गृह मंत्री करने से नहीं चूक रहे हो कि बताइए आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर
देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हों, तो क्या हड़कंप बीजेपी के भीतर जबरदस्त तरीके से मच चुकी है? जी नहीं, हड़कंप ही नहीं बची है, बल्कि जमीन खिसक रही है। और शायद इसीलिए उदयपुर में दिए गए भाषण को जब बीजेपी ने अपनी साइट पर अपलोड किया, तो उन्होंने इस हिस्से को या तो हटा दिया या फिर यह गलती से हट गया और उस जगह पर सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है। पता नहीं गलती हुई है या जानबूझकर किया गया है, लेकिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं, इसी शब्द को लेकर बीजेपी के भीतर हड़कंप तो नहीं मची है। हमें लगता है जो बीजेपी ने अपलोड किया अमित शाह का भाषण, उस भाषण को सुनिए जरा। उसी जगह पर ब्लैक हो जाता है स्क्रीन जहां पर अमित शाह कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं तो क्या होगा। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को तो एक घपले घोटाले भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। अब यह तो बीजेपी को बताना है कि दरअसल यह गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया, या अमित शाह के भीतर घबराहट थी या फिर इस दौर में उनकी यह रणनीति है। यह उन्हें ही बताना है, उन्हें ही तय करने दीजिए। लेकिन एक क्षण के लिए यह पहली बार राहुल गांधी को लेकर बीजेपी में घबराहट क्यों है? संघ के भीतर मुश्किल हालात क्यों है? इस दौर में सरकार के निशाने पर राहुल गांधी ही क्यों है? और जिस तरीके से सरकार हर कदम पर राहुल गांधी को रोक रही है, कहीं यह सरकार के लिए एक मुश्किल हालात तो बनते हुए नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए जो मणिपुर में हुआ, मणिपुर में राहुल गांधी की 36 घंटे की मौजूदगी ने वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया और इंफाल से लेकर दिल्ली तक नई नई रणनीति बनाने की दिशा में राजनीतिक तौर पर दोनों जुट गए, यानी यहां गृह मंत्रालय और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह। लेकिन उससे पहले की परिस्थिति को और एक एक पन्ने को पलटना शुरू कीजिए और जरा सोचना शुरू कीजिए। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, उस वक्त यात्रा को रोकने के लिए पहली बार सरकार ने खुले तौर पर जो पहल की वो कितनी खोखली और पोपली थी। तो क्या दिल्ली पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी को लेकर जो सोच राजनीतिक तौर पर सत्ता और सरकार में थी वो बदल चुकी थी? क्योंकि दिल्ली जब यात्रा पहुंची तो कहा गया कोविड के प्रोटोकॉल का सामना करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और इस तरीके की यात्रा नहीं निकालनी चाहिए जिसमें भीड़ लगी हुई हो। यह अलग मसला है कि इस बात को कहने के लिए हेल्थ मिनिस्टर तक को सामने आना पड़ा और सबने कहा, लेकिन सब जानते थे कि कोविड की कोई तीसरी धारा इस दौर में चल नहीं रही है। वहीं समझ में आ गया हर किसी को कि सरकार के सामने यह यात्रा मुश्किल खड़ा कर रही है और कश्मीर पहुंचते पहुंचते आतंकवाद और वहां के टेररिस्टों को लेकर और तमाम बातों का जिक्र सरकार की तरफ से हुआ, जहां पर यात्रा सफल ना दिखाई दे इस बात का जिक्र था। लेकिन मसला इतना बर नहीं है। लंदन की यात्रा के वक्त लोकतंत्र को लेकर जब सवाल राहुल गांधी ने उठाया तो क्या बीजेपी, क्या आईटी सेल और क्या सरकार, तीनों ने घेरने की कोशिश की। अमेरिकी यात्रा के वक्त भी कुछ इसी तरीके की घेराबंदी आईटी सेल्स के जरिए, बीजेपी के जरिए, सरकार के जरिए हुई। लेकिन इसी परिस्थिति में पार्लियामेंट के भीतर ध्यान दीजिए तो कांग्रेस या फिर कांग्रेस के साथ खड़े समूचा विपक्ष जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे पार्लियामेंट के भीतर, तब कौन से नारे लग रहे थे और लगभग 40-50 मिनट तक नारे लगते रहे, अडानी मोदी भाई भाई। बावजूद इसके उन नारों को स्पंज नहीं किया गया, उन नारों को प्रोसीडिंग से नहीं हटाया गया, क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जब जिन बात का जिक्र किया और कॉरपोरेट और अडानी कांड और उस दौर में शेयर बाजार, इन सब चीजों को लेकर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि अडानी आपके हैं कौन, हम तो जानना चाहते हैं। इन बातों को स्पंज किया गया और एक दो जगह नहीं, 20 जगहों पर इसको स्पंज किया गया, यानी हटा दिया गया।
इस देश के भीतर चर्चा शुरू हो गई कि कौन सी बात राहुल गांधी ने ऐसी गलत कह दी जिसको लेकर सरकार को प्रोसीडिंग से उस बात को हटानी पड़ गई। यह पहली बार था कि पार्लियामेंट के भीतर इस तरीके से सवाल उठा और उस सवाल से सरकार थर्राने लगी। उसके बाद की परिस्थिति देखिए, जो मानहानि केस में जब सरकारी बंगला ले लिया गया और उससे पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, इन दोनों परिस्थिति में भी सरकार यह मानकर चलती रही कि दरअसल राहुल गांधी को लेकर जनता के भीतर वही विचार होगा जो 6 महीने पहले सत्ता पेश करती थी। तो क्या इस दौर में अचानक झटके में राहुल गांधी इतने मैच्योर हो गए, इतने परिपक्व हो गए, उनके भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो गया जिससे लगा कि उनकी मैच्योरिटी के सामने या उनकी परिपक्वता के सामने सरकार टिक नहीं पा रही है, या सरकार एक के बाद एक गलती कर रही थी। वो जान नहीं रही थी कि इस देश के भीतर में राजनीति करने वालों से टकराना और उनको खिलाफ राजनीतिक बयान देना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप किसी को सरकारी तंत्र के जरिए और अपनी मुट्ठी में उस पूरे तंत्र को कैद करके निर्णय देते हैं, आदेश देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो उसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है, लोकतंत्र तो हमारी शिराओं में बैठता है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अमेरिका में किया जरूर, लेकिन वह यह भूल गए कि इस देश के भीतर जो हो रहा था वो शायद इन कही गई बातों से उलट था। और इसीलिए राहुल गांधी के राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को सत्ता समझ नहीं पाई, सरकार समझ नहीं पाई। पहली बार जब वो समझने की परिस्थिति में आई है तो राहुल गांधी का कद कितना बड़ा हो चला है, या राहुल गांधी के सामने किसी भी कांग्रेसी नेता का आप जिक्र कर लीजिए या विपक्ष की एक पूरी कतार का जिक्र कर लीजिए, उस कतार में आप किसी को भी रख सकते हैं कल तक जिनकी राजनीतिक हैसियत बड़ी थी। चाहे वो ममता बनर्जी का नाम लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिए, चाहे शरद पवार का नाम लीजिए, चाहे केसीआर का नाम लीजिए, चाहे नीतीश कुमार का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए। छत्रपों में आप अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे का जिक्र भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इन तमाम नेताओं की पहल इस देश के भीतर में कुछ भी हो, बीजेपी के निशाने पर ये नहीं आते हैं, आईटी सेल इनके लिए सक्रिय नहीं होता है, सरकार इन्हें पॉलिसीगत तरीके से निशाने पर बिल्कुल नहीं लेती है। सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द का ताना बाना क्या इसलिए बुना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस राजनीति को इस दौर में मथ रहे हैं या इस देश के सामने रख रहे हैं, उसके कटघरे में कोई दूसरा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की वह पूरी बिसात आकर फंस गई है, जिसका ताना बाना उन्होंने ही बुना है। क्योंकि इस ताने बाने के दायरे में उन्होंने बीजेपी को कुछ नहीं समझा, आरएसएस को कुछ नहीं समझा, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ नहीं समझा, तमाम मंत्रिमंडल को कुछ नहीं समझा, बड़े बड़े पुराने कद्दावर नेताओं को नहीं समझा, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेताओं को नहीं समझा, एक लिहाज से सबको धराशायी कर दिया। और यही दो नेता अपने तौर पर चुनावी जीत की गारंटी लिए घूम रहे थे। लेकिन पहली बार यह महसूस होने लगा है कि दरअसल 2024 को लेकर राहुल गांधी इतनी बड़ी चुनौती बन जाएंगे, जहां पर हर की जुबान पर, हर का मतलब यहां पर सिर्फ 2 लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दोनों का भाषण इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द समेटे बिना हेडलाइन बन नहीं पा रही है। इसके अलावे आप 9 बरस की उपलब्धियों का कच्चा चिट्ठा रखिए, कोई मायने इस दौर में नहीं बच पा रहा है। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर समूचा ताना बाना राहुल गांधी के हर पहल को लेकर हो रहा है? यानी राहुल गांधी मणिपुर जाएं तो वहां पर सरकार क्या करे जिससे सरकार की बात सामने आ जाए, तो सरकार ने कर दिखाया मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के जरिए। अडानी कांड उभरा तो क्या करे राहुल गांधी को लेकर जिससे उस बात को कहीं दब जाए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर उठाए गए कदम हेडलाइन बन जाए तो बन गए। संसद संस्था खत्म हुई तो हेडलाइन बन गए, सरकारी बंगला छिना तो हेडलाइन बन गए। वो कौन सी स्थिति थी जिसमें राहुल गांधी कहीं भी मूवमेंट करे? और इसकी शुरुआत हमें लगता है बहुत पहले लखीमपुर खीरी से ही हुई थी, और हाथरस में भी इस बात का जिक्र आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दौर में आरएसएस ने भी महसूस किया उस जमीनी सोच को लेकर, जहां राहुल गांधी माइनस विपक्ष, यहां पर हम कांग्रेस नहीं कह रहे हैं,
राहुल गांधी माइनस विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। एक क्षण के लिए सोचिए कि पटना की बैठक में राहुल गांधी ना होते तो उस बैठक का क्या महत्व होता। यानी पहली बार उस छतरी को राहुल गांधी ने थाम लिया है जिस छतरी के नीचे हर विपक्षी दल को और हर छत्रप को आकर खड़ा होना है। उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन सत्ता की समूची राजनीति और समूचे बयान भी राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द घूमे और राजनीतिक पहल भी उसी दिशा में हो, ऐसा इससे पहले कभी सोचा नहीं गया था। यह एक जबरदस्त बदलाव है और शायद इस बदलाव का असर यह है कि बीजेपी में संगठनिक बदलाव तेजी से करना है, नई मानसिकता के साथ खड़े लोगों को लेकर सामने आना है और इस दौर में ओबीसी से हटकर अब दलित और आदिवासियों पर ध्यान देना है। हो सके कुछ जगहों पर तो पासमानदा मुस्लिम समाज को भी देखना है। यह स्थिति इससे पहले नहीं थी। ओबीसी के दायरे में समूची राजनीति खेली जा रही थी। संघ के भीतर भी जिलेवार जो भी संघ को देखने वाला शख्स होता था उसकी जाति देखी जा रही थी, ओबीसी का वो है या नहीं है। लेकिन राजनीति ऐसी डगमगाई है कि आदिवासी हो, दलित हो और अल्पसंख्यक हो, यह तीनों का मिलन सरकार को 2024 की गद्दी तक पहुंचने से रोक रहा है। और शायद यही वजह भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी सोचिए कहां गए। वह मध्य प्रदेश गए, वो जबलपुर गए, जबलपुर से निकलकर वह जिस गांव में गए हैं उस गांव की पहचान जो खास तौर से है शहडोल का इलाका, और शहडोल के जिस गांव में पहुंचे वो आदिवासी बहुल इलाका है, पकरिया गांव है। और वहां पर वो आदिवासियों को संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आदिवासियों ने 2018 में बीजेपी को वोट नहीं दिया था। 230 सीटों में से 47 सीट आदिवासी सीट के तौर पर मध्य प्रदेश में है। 47 में से सिर्फ 16 सीटों पर ही 2018 के विधानसभा में जीत मिली थी। यानी इस दायरे में आते हैं सिर्फ 2 लोकसभा सीट। तो क्या प्रधानमंत्री की जरूरत इतनी बड़ी हो गई है कि इस दौर में अब वो गांव गांव घूमे? जरूरत नहीं, मजबूरी है और उन्हें जाना पड़ेगा। और इस दौर में लगातार मीटिंगों का जो दौर चल रहा है उसमें क्या क्या कुछ हुआ है, एक क्षण के लिए अगर प्रधानमंत्री की फाइल खोलिए जहां वो अमेरिका से वापस लौटते हैं तो 24 घंटे के बाद ही वह कहां नजर आते हैं? भोपाल में 5 ट्रेन वंदे भारत की हरी झंडी दिखाना और उसके बाद जो भाषण देना, उसमें भी उन्होंने जिक्र राहुल गांधी का भी किया, तमाम विपक्षी नेताओं का किया और वही हेडलाइन थी। यानी बाकी कोई भी बात वो कहते रह गए कि हमने ये किया 9 साल में, हमने वो किया, उसको अखबारों ने नहीं छापा। छपा वही, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई वही दिया जहां पर उनके निशाने पर विपक्ष था। यानी पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीति राहुल गांधी और विपक्ष के उस गठबंधन से जाकर जुड़ गई है जहां वो साथ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए 24 घंटे के बाद भोपाल जाना, दूसरी तरफ दिल्ली के भीतर महासचिवों से अगले दिन मुलाकात करना। महासचिवों से मुलाकात आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर रहे हैं। आज फिर से दोबारा प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के भीतर घूम रहे हैं। परसों के दिन वो तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग, वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं, पूरे संगठन को बदलना है, नए रूप में सामने लाना है। और इसमें पहली बार आरएसएस और बीजेपी के भीतर जो तालमेल बैठाने वाले शख्स होते हैं उनकी भी मौजूदगी है। जो आरएसएस के होते हैं, अरुण सिंह की मौजूदगी भी हर जगह पर है। इससे पहले कृष्ण गोपाल हुआ करते थे, लेकिन जब तक कृष्ण गोपाल थे तब तक इस तरीके से संगठन को मथने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ी थी। यह पहली बार है कि अरुण सिंह की जरूरत अब पड़ गई है। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। जिस तरीके से मौजूदा राजनीति में राहुल गांधी का कद बढ़ा है, जिस तरीके से समूचे विपक्ष की राजनीति, चाहे वो अपने तौर पर अपने सत्ता काल में करप्ट ही क्यों ना रहे हों, लेकिन इस दौर में राहुल गांधी जिस धारा और विचारधारा को परोसना देश के सामने चाहते हैं और सभी मिलकर उन्हें नेता मान चुके हैं, ऐसे में अब निशाने पर किसे लें? विपक्ष को लेकर लें,
क्योंकि करप्शन की फाइल खुलेगी तो आप कभी भी फाइल खोल सकते हैं, राफेल डील की फाइल खोल सकते हैं, मौजूदा वक्त में ड्रोन की फाइल खोल सकते हैं, उस दौर में पेगासस की फाइल खोल सकते हैं, आप करप्शन और अडानी कांड की फाइल आप खोल सकते हैं, जिसमें एक झटके में 12 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार से गायब हो गए, जो वैल्यूएशन किया जा रहा था। और यहां पर 2014 से पहले का आंकड़ा प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का बतलाते हैं, विपक्ष ने इतने घोटाले किए। उसके बाद अमित शाह 21 लाख करोड़ का बतलाते हैं। हर के पास एक अपनी अपनी रकम है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि करप्शन के दायरे में खुद ना आए, इसके लिए आपने पूरे तंत्र को बिछा दिया है। लेकिन जनता तो समझ रही है, और अगर जनता इस बात को समझ रही है तो ऐसा नहीं है कि सरकार और सत्ता नहीं समझ रही हो, वह भी समझ रही है। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें पहली बार जो भी फीडबैक सरकार के पास आ रहा है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए हो या आरएसएस के स्वयंसेवकों के जरिए हो, ये दोनों परिस्थिति बतला रही है कि जो मौजूदा वक्त में चीजें चल रही हैं, आपने राज्यों को जीतने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, जैसा आपने गुजरात में किया। दूसरी तरफ वहां पर पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर आप पूरी ताकत के साथ सत्ता में आ गए। और वहीं कर्नाटक में आपने मंत्रियों को टिकट नहीं दिया तो आपकी भी टिकट कट गई, वहां पर वो भी गायब हो गए। हिमाचल में भी आपने यही प्रयास किया था। बंगाल के भीतर आप नए तरीके से निकल रहे थे, तो वहां तो फिर भी मान लीजिए आप 2 डिजिट में आ गए, ये आपकी जीत है। लेकिन आपने तो सत्ता में आने का ख्वाब संजोया था। यानी 2-3 बातें इस दौर में गौर करने लायक है। पहली बात, 6 महीने पहले तक जिस राजनीति को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी देश के चेहरा और चाणक्य दोनों निकलते थे, झटके में दोनों में परिवर्तन आ गया है। दूसरी बात, कल तक निशाने पर विपक्ष रहता जरूर था, लेकिन उसमें किसी नेता को बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर सामने खड़े करने की स्थिति बिल्कुल नहीं आई थी। यह पहली बार वह भी आ गई जहां राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है। तीसरी परिस्थिति, बीजेपी के अपने पास अपने मुद्दे बच नहीं पा रहे हैं कि वो किन मुद्दों के आश्रय वह अपने आप को आगे बढ़े, तो अपनी उपलब्धियों की सूची लेकर वो चल रही है। और जो भी रैली जहां भी उपलब्धियों को लेकर हो रही है, उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। यहां तक कि वह मीडिया भी नहीं कर रहा है जिस मीडिया को उन्होंने अपना माना हुआ है। और ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ राजनीति वैसी पनप रही है जहां टकराव दिखाई दे, जहां पर चुनौती देने की स्थिति में सत्ता दिखाई दे, जहां पर किसी सामने वाले चेहरे को खड़ा करके अपने चेहरे की महत्वपूर्णता दिखाई जाए या बताई जाए। यह बिल्कुल नई स्थिति है। राजनीति में यह बदलाव जिस तेजी से हुआ है और जो शिकन के साथ अब तमाम भाषण आपको सुनाई दे रहे होंगे, मौका मिले तो कभी ट्वीट कीजिए न्यूज चैनलों को या फिर बीजेपी की साइट को ही, जिसमें तमाम भाषणों को डाला जाता है, और पढ़ना शुरू कीजिए कि किस तरीके से लड़खड़ाते हुए शब्दों के साथ अपनी उपलब्धियों के बाद, यानी 9 बरस जो बीत गए, उसको बताने के बाद कुछ है तो 2014 से पहले की परिस्थिति है। आने वाले वक्त को लेकर नई परिस्थिति बताने की स्थिति में सत्ता और सरकार इसलिए नहीं है क्योंकि 9 बरस की उपलब्धियां भी इस दौर में कटघरे में खड़ी है, और वो हर सेक्टर में है। वह इस देश को बेचने की प्रक्रिया में मोनेटाइजेशन को लेकर है, इस देश को निजीकरण, निजी हाथों में सौंपने को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, इस देश के भीतर विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के मद्देनजर पीएसयूज को लेकर है, इस देश के भीतर इकोनॉमिक रिफॉर्म के मद्देनजर बैंकों के मर्जर को लेकर है, इस दौर में कॉरपोरेट और उनके भीतर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने को लेकर है, जहां पर बड़ी हजारों की तादाद में इस देश के बिलियनियर्स इस देश को छोड़कर चले गए क्योंकि यहां प्रतिस्पर्धा बच नहीं पा रही है। इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम भी आ गया है जो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। इस दौर में इस देश की गरीबी, मुफलिसी और कुपोषण और भूख यह भी आ गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कल्याण योजना चल रही है। इस देश के भीतर में अब शौचालय के बाद दूसरा नारा नल से जल का आ गया है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि ये दरअसल वर्ल्ड बैंक की सोच थी और वहां से पूरा लोन मिला है सरकार को कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए क्योंकि पानी तो पहुंचना चाहिए घर तक। जब ऐसी परिस्थिति में सरकार आकर खड़ी होगी तो क्या होगा, यह सिर्फ सोचने की बात है। और शायद इसीलिए जुबान पर और दिमाग में पहली बार
एक ऐसे शख्स को लेकर घबराहट है जिसको लेकर कल तक यही सत्ता, यही सरकार, यही चेहरे पप्पू कहने से घबराते नहीं थे, आज उस नाम से घबराने लगे हैं और कतराने लगे हैं और अपनी मजबूरी और अपनी महत्वपूर्णता उस नाम के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। यह है राजनीति का नया खेल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।